Hello everyone, my name is Zain. Welcome to another class of physics where we are going to talk about dimensions. और हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और वो है डायमेंशंस। और ये अक्सर जब भी हमारे पास कॉम्पिटिटिव की जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में ये डायमेंशन जो चैप्टर है थोड़ा सा हेल्प कर देता है ताकि हम बहुत एनालिटिकल जो अप्रोच है बहुत ज़्यादा यूज़ ना करके एक थोड़े से शॉर्टकट फॉर्म में ये पर्टिकुलर जो भी हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाती है। ओके, हम देखेंगे कि होमोजेनिटी प्रिंसिपल एग्जैक्टली क्या होता है और उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आप कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो let me introduce myself. Those who are new, for them, my name is Jayan, and I did my mechanical engineering from NIT Surathkal. And since from past 5 years, I have been teaching for IIT JEE as well as NEET aspirants for their engineering as well as medical preparations. Okay, so we'll start. So before that, let me tell you something regarding what exactly your learning processes are. ओके, तो मान लो कि कोई भी चीज़ आप पढ़ते हो या कोई भी चीज़ कोई भी कंसेप्ट आपने पढ़ लिया या चीज़ें या स्टडी करने के लिए आपने कोई भी नई चीज़ उठा ली, तो वो नई चीज़ को परकोलेट होने में आप वो पर्टिकुलर चीज़ आपके बिलीफ सिस्टम जाने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और अनलेस एंड अनटिल वो पर्टिकुलर चीज़ जो भी आपने कंसेप्ट स्टडी कर रहे हो वो चीज़ें अगर आपके सेल्फ बिलीफ सिस्टम में अगर नहीं चली गई तब तक वो कंसेप्ट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके साथ नहीं रहता। ओके, तो कोई भी चीज समझने के लिए या कोई भी चीज प्रॉपरली सीखने के लिए टाइम लगता है। नाउ आप बोलोगे सर कितना टाइम लगेगा, तो देखो जरूरी नहीं है कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट ने रोटेशन का चैप्टर है या फ्लूइड मैकेनिक्स का चैप्टर है वो बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया तो आप भी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए बहुत जल्दी कंप्लीट कर लोगे, ये बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है। ओके, कितना टाइम लगेगा ये डिपेंड करता है अपने आप के ऊपर। एक पर्टिकुलर कंसेप्ट आप बहुत जल्दी कवर कर सकते हो या कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट बहुत लेट तक कवर कर सकते हो। तो ये अपने आप को कभी जज नहीं करना है कि ये बहुत सिंपल टॉपिक है या ये सिंपल टॉपिक पढ़ने के लिए मैं इतना टाइम ले रहा हूँ तो क्या मैं नीट क्लियर कर सकता या नहीं कर सकता। इस प्रकार से आपको बिल्कुल भी जजमेंट नहीं करना है। ओके, अगर आप जज कर रहे हो तो यू आर making a hamper, you are creating a hamper for your preparation and everyone is smart enough. So आपको चीज़ें सीखनी है ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट है एग्जामिनेशन की वो कंप्लीट हो जाए। ओके, तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि एवरीवन इज यूनिक, एवरीवन विल टेक इट्स देयर ओन टाइम, राइट। तो आपको किसी भी कोई भी टॉपिक समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सबसे पहले वो तो चीज़ें प्रॉपरली सीखना पड़ता है कि उस कंसेप्ट में क्या बोला गया है। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर या तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करने के बाद हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर चीज़ें आपने गलत सीख लिया होगा तो उस पर्टिकुलर रॉन्ग कंसेप्ट को आपको अनलर्न करना है, राइट, उसको भुला देना है। तो लर्निंग एज वेल एज अनलर्निंग इज द प्रोसेस फॉर योर प्रिपरेशन। बहुत कम चीज़ें आपको अनलर्न करनी पड़ेगी और चीज़ें आपको एकदम सही सटीक मायने में आपको सीखना पड़ेगा। ओके, सो विद दैट नोट लेट मी स्टार्ट द क्लास यूनिट्स एंड डायमेंशन। सो डायमेंशन के बारे में अगर सबसे पहले मैं बोलूँ तो डायमेंशन एग्जैक्टली होता क्या है। लाइक अगर डायमेंशन के बारे में किसी भी जनता को अगर आम जनता को पूछा जाए तो वो बोलेंगे सर अगर मेरे पास बॉक्स दिया जाए तो उस पर्टिकुलर बॉक्स में लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी, उसका खुद का मास होगा। ओके, सो दीज आर द यूजुअल डायमेंशन वी आर टॉकिंग अबाउट। लाइक अगर 10th क्लास में आपने मेजरमेंट मेंसुरेशन अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में आपने देखा ही होगा कि किस प्रकार से वॉल्यूम कैलकुलेट किया जाता है, एरिया कैलकुलेट किया जाता है, प्रोवाइडेड यू हैव गिवन सर्टेन सेट ऑफ डायमेंशन, राइट। बात आती है कि हम डायमेंशन में भी रह रहे हैं, लाइक 3D डायमेंशन में हम लोग रह रहे हैं, राइट। हम लोग जब प्लेन की बात करें तो प्लेन में मतलब 2D आता है। अगर मैं आप काइनेमेटिक्स की स्टडी करोगे तो सबसे पहले आप देखते हो कि आप देन आप प्लेन में जाते हो, देन आप 3D में जाते हो। सो ये जो डायमेंशन की बात है ये डायमेंशन की बात बहुत पुरानी है। बट अगर मैं बात करूं कि भैया फिजिकल क्वांटिटीज का भी डायमेंशन होता है तो वो डायमेंशन क्या है, उस डायमेंशन से कैसे रिलेट करना है, ये हम आज के क्लास में पढ़ेंगे, राइट। या someone joined, please repeat. Can you tell me what exactly I need to repeat? बिकॉज हम आज के क्लास में स्टडी करेंगे डायमेंशन के बारे में। ओके, तो हमारा क्लास स्टार्ट नहीं हुआ है, सो स्टे ट्यून एंड विल बी डीलिंग विद लॉट मेनी थिंग्स। ओके, चलो, तो
अब तक हमने पढ़ा कि फिजिकल क्वांटिटीज को हमने फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेटेड हमने बहुत सारी चीजें देखी। हमने देखा कि एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है, ओके। हमने देखा कि ट्रू वैल्यू क्या होती है, ट्रू वैल्यू से हमने प्रिसीजन कैलकुलेट किया। एरर को नाम देने के लिए हमने एरर एनालिसिस की थी। एरर के हमने टाइप देखे थे कि हमारे एरर रैंडम एरर हो सकती है, ओके। हमारे जो एरर है सिस्टमैटिक एरर हो सकती है। सिस्टमैटिक एरर का रीजन हमको पता होता है, रैंडम नेचर में होती है, और रैंडम एरर का यूजुअली हमको जो कॉज है वो पता नहीं होता, राइट। तो फिजिकल क्वांटिटीज को हमने, हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज थी, और उस फिजिकल क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट करने के लिए उस फिजिकल क्वांटिटीज को मैंने दो पार्ट में तोड़ा था। एक पार्ट को बोला था मैंने बेस क्वांटिटीज, और दूसरे पार्ट को बोला था मैंने डिराइव्ड क्वांटिटीज। ना ये बेस क्वांटिटीज मैंने फिक्स कर ली थी कि मेरे पास जो 7 बेसिक क्वांटिटीज है, दैट 7 बेसिक क्वांटिटीज विल एक्ट एज अ बेस क्वांटिटीज। व्हाई? बिकॉज अदर वो जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, उस डिराइव्ड क्वांटिटीज को मैंने बेस क्वांटिटी के फॉर्म में मैं डिफाइन कर सकता हूं। इसलिए साइंटिस्ट ने ये डिफाइन कर दी थी कि 7 विल बी द बेस क्वांटिटीज, ओके। नाउ 7 बेस क्वांटिटीज क्या कहती है? हमारे पास मास था, लेंथ था, टाइम था, टेम्परेचर था, ओके, करंट था, देन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था, एंड क्या बोलते हैं, लाइट इंटेंसिटी थी, ओके। हाँ, जो कि होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज थी, और 7 बेसिक क्वांटिटीज के आधार पे डिराइव क्वांटिटीज को हमने डिफाइन कर सकते थे, राइट। नाउ इसी चीज को अगर मेरे को बहुत इजी करना है तो मैं क्या करूंगा, इस 7 बेसिक क्वांटिटीज को मैं कह दूंगा कि दिस 7 बेसिक क्वांटिटीज आई विल रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स, ओके, सो दैट मेरे को इजी हो जाएगा डिराइव क्वांटिटीज के साथ डील करने के लिए, राइट। बिकॉज मैं हमेशा मास के लिए मैं क्या यूज करूंगा, या तो मेरे को MASS यूज करना पड़ेगा, या तो यूज करना पड़ेगा किलोग्राम, ताकि मैं डिराइव्ड क्वांटिटीज को बेस क्वांटिटीज के फॉर्म में डिफाइन कर सकूं। और इसी से आता है डायमेंशन। तो व्हाट एग्जैक्टली इज द डायमेंशन इज, ओके। नाउ मैं बात करूं मास से रिलेटेड, ओके। हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज थी, मैंने ऑलरेडी बोला था। तो वो थी हमारे पास मास, लेंथ, ओके, टाइम। या इज इट क्लियर? अब हम डायमेंशन की स्टडी कर रहे हैं, ओके। चलो, मास, लेंथ, टाइम, हमारे पास था टेम्परेचर अगर हम थर्मो में जाए, हमारे पास था करंट अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, हमारे पास था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ओके, और हमारे पास था ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो देखो, बेसिकली मास का जो डायमेंशन है, मास का डायमेंशन क्या होता है, हम मास को डिफाइन करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में कैपिटल M। हमेशा डायमेंशन की बात करोगे तो उसके स्क्वायर ब्रैकेट आपको यूज करना पड़ेगा, ओके। लेंथ की बात करें तो वो होता है कैपिटल L। टाइम की बात करें तो वो होता है कैपिटल T। बहुत ईजी है। टाइम, T, इट स्टार्ट विथ T, राइट, सो कैपिटल T विल बी देयर। टेम्परेचर की बात करें तो देखो, टेम्परेचर में T यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यूज K और थीटा, ओके। थीटा हमने एंगल के लिए यूज किया था, बट इस केस में हमको टेम्परेचर के लिए यूज करना है, ओके। टाइम एंड टेम्परेचर में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। टी आएगा टाइम के लिए, टेम्परेचर के लिए केल्विन का के आएगा, कैपिटल के है ये, ठीक है, या तो थीटा आएगा। करंट का यूनिट होता है एम्पियर, इसलिए हम ए ले लेते हैं, ओके। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम बोलते हैं मोल, स्क्वायर ब्रैकेट में, ओके, एम रहेगा स्मॉल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए CD हम यूज करते हैं, ओके, बिकॉज कैंडेला इसका यूनिट होता है। तो CD, स्मॉल सी, ओके। सो ये हमारे सारे के सारे डायमेंशन है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटीज के लिए कौन सा पर्टिकुलर डायमेंशन याद रखना है, ओके। और ये 7 बेसिक क्वांटिटीज आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ताकि हम डिराइव्ड क्वांटिटीज प्रॉपरली डील कर सके। अंडरस्टूड? ओके, आपने लिखा आपका नाम क्या, मतलब क्या सर, ओके। आप अपना सही नाम यूज करें ताकि मैं भी आपको नाम से पुकार लूं। चलो, एनीवेज, तो यहां तक बात क्लियर है। हमारे पास डायमेंशन हमको पता होने चाहिए इस पर्टिकुलर 7 बेसिक यूनिट्स के लिए, राइट। नाउ डायमेंशन बेसिकली होता क्या है, तो देखो, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, डिराइव्ड क्वांटिटीज को मैं हमारे बेसिक क्वांटिटीज के फॉर्म में मैं लिख सकता हूं, ओके। तो जो भी पावर कैरी करेगा वो पर्टिकुलर मास या वो पर्टिकुलर लेंथ, उस चीज को मैं बोलूंगा डायमेंशन। हम आगे देखते हैं, मैं एग्जांपल लेता हूं। लेट अस से फॉर एग्जांपल स्पीड,
ओके। फॉर एग्जाम्पल मैं स्पीड की बात करूँ तो देखो स्पीड बेसिकली है एक डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके। और स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम। सो ये होता है डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। डिस्टेंस का अभी अभी हमने, डिस्टेंस क्या होता है? बेसिकली लेंथ। तो अभी अभी हमने इस पर्टिकुलर डिस्टेंस का बेस यूनिट देखा है, दैट इज नथिंग बट द एल। एंड टाइम का क्या देखा है? कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट में। तो स्पीड का डायमेंशन क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एल टी माइनस वन। ओके। तो मैं बोलूंगा कि स्पीड इज हैविंग वन डायमेंशन इन लेंथ एंड माइनस वन डायमेंशन इन टाइम। ओके। तो क्या मैं क्या बोलूंगा? द स्पीड will have one dimension in length and minus one dimension in time, राइट। इस प्रकार से हम डायमेंशन से रिलेटेड बात करते हैं। एक डायमेंशन होगा और माइनस वन डायमेंशन होगा टाइम के लिए। नाउ मास कहां पे गया? तो मास में कितना डायमेंशन होगा इसका? जीरो, बिकॉज मास तो यहां पे कहीं है ही नहीं, राइट। तो जीरो मास होगा, जीरो डायमेंशन इन मास, अगर मास की बात की जाए। तो जो स्पीड है, स्पीड का मैं जो डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूंगा, इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? एम जीरो, एल वन एंड टी माइनस वन। ओके। वन है तो लिखने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए। और इसको हमको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है। तो ये हो गया स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला। तो ऐसे ही हमको डिराइव्ड क्वांटिटीज का, जो भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, उसको उनके लिए हमको जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला है वो लिखते हुए आना चाहिए। ओके। मैं और एक एग्जांपल लेता हूं। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग डेंसिटी। ओके। तो देखो डेंसिटी भी होती क्या है? बेसिकली इट इज नथिंग बट मास ऑक्यूपाइड बाय पर वॉल्यूम। ओके। इसका मतलब है कि मेरे को मास का डायमेंशन चाहिए होगा एंड वॉल्यूम का डायमेंशन चाहिए होगा ना। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, राइट। आपने पढ़ा होगा 10th में, एरिया इंटू लेंथ होता है। सो यहां पे जो होता है मास एज इट इज आ जाएगा, एरिया का क्या आ जाएगा? एल स्क्वायर। बिकॉज एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसका मतलब लेंथ इंटू लेंथ हो जाएगा, तो एल स्क्वायर आ जाएगा। ओके। और लेंथ का क्या होगा? ये होगा एल। तो इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा, ये आ जाएगा एम एल माइनस थ्री। ओके। तो ये होगी डेंसिटी के बारे में, राइट। तो डायमेंशन क्या आ जाएंगे? डायमेंशन आ जाएंगे कि जीरो इन मास, सॉरी वन इन मास, not 0, it will be 1. Okay, it will be 1 in mass and minus 3 in length. Okay, ये आ जाएंगे हमारे डायमेंशन। अंडरस्टूड? यहां तक बातें क्लियर है? ओके। तो इस प्रकार से हमको किसी भी चीज से रिलेटेड डील करते हुए आना चाहिए अबाउट द डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके। और इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो 7 बेसिक क्वांटिटीज मैंने बताई है, उन 7 बेस क्वांटिटीज का आपको डायमेंशन पता होना चाहिए, ताकि आप डिराइव्ड क्वांटिटीज का जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला है वो डिराइव कर सके। ओके। तो आपको क्या करना है? बेसिकली आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला लिखना है। उस फॉर्मूले में जो जो भी आपके पास बेस क्वांटिटीज है, उस बेस क्वांटिटीज को लिख लेना है। और उस बेस क्वांटिटीज का आपको क्या लिखना है? डायमेंशन लिखना है। और उससे आ जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके। चलो, तो अगर मैं बात करूं, लेट अस टॉक अबाउट फोर्स। फोर्स का क्या आता है? ओके। चलो नेक्स्ट में बताता हूं मैं। वी हैव द क्विज। तो क्विज में हमारा फोर्स भी है। ओके। 5 एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो इस 5 एग्जाम्पल के लिए आपको फिजिकल क्वांटिटीज जो हमने लिया है, इसके लिए आपको डायमेंशन लिखना है। ओके। तो ट्राई करो आप फोर्स, टॉर्क, वर्क, पावर और मोमेंटम के लिए। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बोला कि फोर्स एग्जैक्टली होता क्या है। ओके। टॉर्क एग्जैक्टली क्या होता है, वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूलेज आपको पता होने चाहिए। ओके। उनका बेसिकली या तो डेफिनेशन से आप भी फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। लाइक मैं अगर बात करूं फोर्स की, तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज नथिंग बट द मास इंटू एक्सेलरेशन, राइट। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, राइट। सो मास इंटू एक्सेलरेशन।
नाउ अगर एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। सो यहां पे आएगी वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्पीड, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया। तो वेलोसिटी का के लिए क्या आएगा, एल टी माइनस वन, इट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बाय टाइम। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम, तो टी। अगर मैं इसको अरेंज करूं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एल टी माइनस टू। अंडरस्टूड। तो फोर्स का बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला, ये हो जाएगा, मास के लिए एम आ जाएगा, और जो एक्सेलरेशन है उसके लिए क्या आ जाएगा, एल माइनस टू। अंडरस्टूड। तो क्या आ जाएगा, ये एम एल टी माइनस टू, ये आ जाएगा हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर डायमेंशन वन डायमेंशन है लेंथ में और माइनस टू डायमेंशन है टाइम में। ओके, बात करते हैं टॉर्क की। नाउ टॉर्क बेसिकली होता है क्या, देखो टॉर्क का मीनिंग क्या है कि मान लो एक पर्टिकुलर आर्म है आपके पास, इस पर्टिकुलर आर्म पर आपने फोर्स एफ लगाया, तो ये आर्म घूमेगी, राइट। तो यहाँ पे फोर्स का एक मोमेंट क्रिएट होगा, फोर्स का मोमेंट, एंड दैट इज नथिंग बट द टॉर्क। सो टॉर्क इज नथिंग बट द मोमेंट ऑफ फोर्स। और वो मोमेंट कैसे निकालते हैं, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस आर, यूजुअली परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ओके, तो टॉर्क क्या आएगा, टॉर्क आएगा फोर्स इनटू डिस्टेंस आर। फोर्स के लिए ऑलरेडी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला है, दैट इज एम एल टी माइनस टू इंटू एल। तो क्या आ जाएगा इसके लिए, इसके लिए आ जाएगा यहाँ पे, ओके इसके लिए आ जाएगा यहाँ पे एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अंडरस्टूड। वर्क देखते हैं, वर्क क्या होता है, वर्क होता है कि मान लो आपके पास कोई ब्लॉक है, उस ब्लॉक को आपने धक्का दिया, कुछ फोर्स लगा, तो उस फोर्स से क्या होगा, मैक्सिमम चांस है कि वो पर्टिकुलर ब्लॉक कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर ले। तो जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट या जो डिस्टेंस जो भी ब्लॉक ने कवर कर लिया है, उनका अगर आप मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो आपको मिलेगा वर्क। सो वर्क क्या है, वर्क इज नथिंग बट द फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, चलो, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाला है टॉर्क के लिए, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वर्क के लिए भी जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा सेम, एल माइनस टू टी माइनस टू। ओके, नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, देखो वर्क के लिए और टॉर्क के लिए सेम डायमेंशन फॉर्मूला एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपका डायमेंशन सेम रहे बट एसोसिएटेड फिजिकल क्वांटिटी डिफरेंट रहे। So it is highly possible that the dimension formula for the different physical quantity can be same. For example, you can see here torque and work सेम आ रही है। इवन आप एनर्जी की बात करो तो एनर्जी के लिए भी आपका सेम डायमेंशन फॉर्मूला एग्जिस्ट करेगा। अंडरस्टूड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि डायमेंशन जो है, डायमेंशन फार्मूला है जो डायमेंशन फार्मूला एग्जैक्ट फिजिकल क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता। ओके, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। पावर की बात करें तो पावर क्या होता है, पावर इज नथिंग बट द रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो ये होगा वर्क बाय टाइम, राइट। वर्क के लिए ऑलरेडी मैंने रखा है एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन क्या करूंगा मैं, टाइम करूंगा टी। अंडरस्टूड। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। ओके, टी माइनस थ्री। तो ये आएगा पावर का डायमेंशन फॉर्मूला। मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम आपने पढ़ा होगा अपने 9th क्लास में, वेन एवर यू आर स्टडिंग सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसमें आता है मोमेंटम के बारे में। तो मोमेंटम से आता है फोर्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट द फोर्स। और मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है इट्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम क्या आएगा, मास इनटू वेलोसिटी, राइट। तो मास तो m रहेगा, वेलोसिटी क्या रहेगा, वेलोसिटी रहेगा एल टी माइनस वन। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका फाइनली क्या आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा एम एल टी माइनस वन। तो यहाँ पे जो डायमेंशन है, डायमेंशन क्या रहेगा, मास का रहेगा वन, एल का रहेगा वन, टी का रहेगा माइनस वन। पावर में क्या रहेगा, पावर में डायमेंशन मास का रहेगा वन, लेंथ का रहेगा टू एंड टाइम का रहेगा माइनस थ्री। तो ये आपको रखना है याद। ओके, डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन होता है वॉट एवर द पावर एसोसिएटेड विद दैट पर्टिकुलर मास, लेंथ एंड टाइम, और बेसिक बेस क्वांटिटीज थीटा, or let us say candela, or let us say luminous intensity. So that is nothing but a dimension, and whatever this particular form you are getting in the square bracket, that is nothing but the dimension formula.
अंडरस्टूड, इजी है। चलो नाउ हमारे पास कुछ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है। इस फिजिकल क्वांटिटी से हमको बताना है कि सॉरी हमारे पास कुछ डायमेंशन इक्वेशन है, उस डायमेंशन से इक्वेशंस के हमको पता करना है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ये बता सकता है। अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि भैया दो फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक डायमेंशन एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, तो हमको बेसिकली दो तो हम प्रॉब्ली बता नहीं पाएंगे, बट हमको बताना है कि कोई भी एक कोई फिजिकल क्वांटिटी इस डायमेंशन से रिलेटेड, इस डायमेंशन फॉर्मूले से रिलेटेड हमको बताना है। ओके, तो पहला देखते हैं। पहले में डायमेंशन है, मास का 1 है, लेंथ का -1 है और टी का -2 है। ओके, तो देखो जो हमने, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, मास आ रहा है, लेंथ आ रहा है, टाइम आ रहा है। ओके, और जो मोस्ट मोस्ट जनरल जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो होती है फोर्स। ओके, बिकॉज फोर्स में मास भी आता है, लेंथ भी आता है, टाइम आता है, और फोर्स से रिलेटेड है। आप कोई भी चीज अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी से एसोसिएट कर लो तो आपको बहुत ज्यादा इजी हो जाता है उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को बताना। ओके, बिकॉज यूजुअली फिजिकल क्वांटिटी मास से डिफाइन हो सकती है, ओके, या तो फोर्स से डिफाइन हो सकती है। तो हम देखेंगे यहाँ पे इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को कैसे, इस पर्टिकुलर डायमेंशन को फिजिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट कैसे करें, आप कैसे बताएं। तो देखो हमारे पास क्या है, ml² m l-1 t-2। तो सबसे पहले तो, और फोर्स का क्या है, फोर्स का है हमारे पास m, ओके, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन t-2। तो यहाँ पे मैं इस पर्टिकुलर फॉर्म को सबसे पहले चेंज करूंगा फोर्स के फॉर्म में, तो m l-1 t-2, राइट। तो यहाँ पे मेरे को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, l, और डिवाइड करना पड़ेगा l। तो फाइनली क्या आ जाएगा मेरे पास, फाइनली आ जाएगा m, ओके, l t-2, ये l जाएगा इसके साथ और नीचे आ जाएगा l²। अंडरस्टूड। तो ऊपर क्या बचेगा, अब इस पर्टिकुलर बात को आपको ध्यान से देखना है कि ऊपर जो बच रहा है वो बच रहा है फोर्स, और नीचे आ रहा है l²। l² का मतलब क्या है, एरिया। इट इज नथिंग बट द फोर्स पर यूनिट एरिया, इज नथिंग बट द व्हाट, इज नथिंग बट द प्रेशर। अंडरस्टूड, ये होता है प्रेशर। अंडरस्टूड। तो फोर्स पर नॉर्मल यूनिट एरिया इज नथिंग बट द प्रेशर, और इससे हमको पता चलता है कि ml-1 t-2 क्या है, ये है पर्टिकुलर प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला, राइट। हम बात करते हैं नेक्स्ट, ml-3, ओके, तो ये है नथिंग बट द मास, और नीचे क्या आएगा, वॉल्यूम, बिकॉज एल क्यू आएगा नीचे, ये आ जाएगा डेंसिटी का। ओके, ml-2, तो देखो यहां पे दो चीजें हैं, एक तो मास है और l-2 क्या है, दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन। तो मास इंटू एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स। तो ये आ जाएगा हमारा फोर्स। गॉट इट। तो इस प्रकार से हम चीजें बता सकते हैं। ओके, एनी डाउट टिल नाउ, बहुत सिंपल है। सिंपल है, अगर आपके पास फिजिकल क्वांटिटी दी है और आपका उसका डायमेंशन इक्वेशन निकालना है, डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। ओके, बहुत ज़्यादा इजी है। आपको क्या करना है, उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करना है, ओके, उसका फॉर्मूला लिखना है, और जो भी अब मैंने बेस क्वांटिटीज बताए उस बेस क्वांटिटीज के डायमेंशन लिख लेने हैं और आपको सिंप्लीफाई कर देना है, दैट्स इट, राइट। नाउ बात करते हैं डायमेंशन, अलजेब्रा ऑफ द डायमेंशन। देखो अगर मैं डायमेंशन की बात करूं और पर्टिकुलरली बात करूं मैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन की, तो आपने जितने भी अब तक इक्वेशन देखे हैं उस पर्टिकुलर इक्वेशन में एक पर्टिकुलर चीज आपने ऑब्जर्व की होगी कि जब भी एडिशन और सब्सट्रैक्शन किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का होगा तो वो होना चाहिए सेम। ओके, लाइक अगर मैं वेलोसिटी में मेरे को पर्टिकुलर डायमेंशन या पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी ऐड करनी है तो मैं वेलोसिटी ही ऐड कर सकता हूं। ओके, इसमें मैं वेलोसिटी में जो है, वेलोसिटी में मैं फोर्स ऐड नहीं कर सकता। ओके, दिस विल बी कंप्लीटली रॉन्ग। तो वेलोसिटी में मेरे को वेलोसिटी ऐड करना है, फोर्स की बात करूं तो मेरे को फोर्स में हमेशा फोर्स ही ऐड करना पड़ेगा, मास की बात करूं तो मास में मैं हमेशा मास ही ऐड करूंगा। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटीज हमेशा सेम सेम में ऐड होगी, इसका मतलब डायमेंशन के पास भी सेम होगा। जब डायमेंशन की बात आती है तो मास का अगर डायमेंशन रहा तो मास के डायमेंशन में बस मास का ही डायमेंशन ऐड हो सकता है। ओके, लेंथ का डायमेंशन में बस लेंथ का ही डायमेंशन ऐड हो सकता है, राइट। फोर्स के डायमेंशन में बस फोर्सेस के डायमेंशन ही ऐड हो सकते हैं। ये बात आई समझ में। ओके, तो ये होती है एडिशन और सब्सट्रैक्शन में। मैं बात करूं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में, तो देखो अब तक तो हमने वैसे भी किया है, मान लो कि लेंथ इंटू लेंथ हो रहा है, ओके, तो आपको उसका बस पावर जोड़ देना है, l²।
तो ये देखो चांसेस तो है, वेलोसिटी में फोर्स मल्टीप्लाई कर सकता हूं मैं, राइट। जैसे मास इंटू एक्सेलरेशन, दो अलग अलग डायमेंशन भी है और दो अलग अलग क्या है फिजिकल क्वांटिटीज है, उनको मल्टीप्लाई करके क्या आता है मेरे पास, फोर्स आता है, राइट। तो जब भी मैं लाइक लेट अस से m इंटू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू कर रहा हूं, तो क्या होगा, जो m है ये m से मल्टीप्लाई करके m स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन करते हैं। ओके, और एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए आपको याद रखना है कि आप हमेशा सेम सेम फिजिकल क्वांटिटी ऐड करोगे, और इससे ही आता है हमारा होमोजिनिटी प्रिंसिपल, राइट। अगर मैं बात करूं हमारे एक पर्टिकुलर वर्ल्ड फेमस इक्वेशन की, जो आपने पढ़ा होगा आपने आपके 9th स्टैंडर्ड में, कि मान लो कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। ओके, तो देखो जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, मेरा डिस्टेंस है, लेंथ है। इसका मतलब यहां की अगर मैं डायमेंशन की बात करूं, ओके, डायमेंशन ऑफ एस क्या है, एल है। डायमेंशन ऑफ यूटी क्या है, ओके, इट इज नथिंग बट द वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी क्या है, लेंथ माइनस टू माइनस वन, ओके, एल टी माइनस वन है, और इनटू जो टाइम है, टाइम का क्या है, टी है। ओके, तो माइनस वन और वन क्या हो जाएगा, जीरो, और इसका आ जाएगा एल। इट मीन्स यूटी इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ एल। एटी स्क्वायर की बात करते हैं, ओके, फॉरगेट अबाउट द हाफ, हाफ के बारे में चिंता नहीं करनी। एटी स्क्वायर में क्या आएगा, एक्सेलरेशन इनटू टाइम स्क्वायर। एक्सेलरेशन का क्या डायमेंशन है, इट इज नथिंग बट द एल टी माइनस टू इंटू टी माइनस टी रेस्ट अबाउट टू, इसका भी आ गया लेंथ। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो भी आपके इंडिविजुअल टर्म है, ओके, जो भी आपके इंडिविजुअल टर्म है, लाइक दिस इज वन टर्म, दिस इज अनदर टर्म एंड दिस इज अनदर टर्म, तो ये तीनों के तीनों अलग अलग टर्म्स का जो भी डायमेंशन है वो होना चाहिए सेम, और उसी प्रिंसिपल को बोलते हैं हम होमोजिनिटी प्रिंसिपल। होमोजिनिटी का मतलब है होमोजीनियस। आपने होमोजीनियस वर्ड पढ़ा होगा अलाई में, अलाई इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, ओके, बहुत ज्यादा टाइप। इसका मतलब है कि जो भी हमारे इंडिविजुअल जितने भी टर्म्स है, उन टर्म्स का जो हमारा डायमेंशन है वो सेम होना चाहिए। लाइक अगर मैं बात करूं a इज इक्वल टू बी प्लस सी डी, ओके, तो जो भी डायमेंशन है a का, वो डायमेंशन होना चाहिए b का, और वही डायमेंशन होना चाहिए सी डी का। ये होता है हमारा होमोजिनिटी प्रिंसिपल, अंडरस्टूड। तो किसी भी इक्वेशन में ये पर्टिकुलर चीज वैलिड होती है, अगर वैलिड नहीं रही है तो हम बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर इक्वेशन रॉन्ग है, डायमेंशनली रॉन्ग है, राइट। अगर मैं बात करूं कि मान लो ए बी प्लस एम एन प्लस सी डी, तो इसमें जो डायमेंशन है ए बी का, ओके, ए बी कुछ भी हो सकती है, दो पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी, तो डायमेंशन ऑफ ए बी विल बी डायमेंशन ऑफ एम एन विल बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ सी डी, ये आपको याद रखना है, और वही होता है हमारा होमोजिनेटी प्रिंसिपल। ओके, नाउ इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल का एग्जैक्टली सिग्निफिकेंस क्या है, ओके, इस पर्टिकुलर जो हमारा प्रिंसिपल है, इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस क्या है, तो इस ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल हमको बताता है अबाउट द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। अनलेस एंड अनटिल वो ये पर्टिकुलर होमोजेनिटी प्रिंसिपल अगर वैलिड ना हो जाए, तब तक हम नहीं बताएंगे कि वो इक्वेशन सही है या नहीं है, ओके। और जब भी अगर ये प्रिंसिपल अगर वैलिड ना हो गया एक पर्टिकुलर इक्वेशन में, तो हम बोलेंगे कि वो पर्टिकुलर इक्वेशन रॉन्ग है, अंडरस्टूड। और ये प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम कोई भी हमारे पास जो भी हमारे पास आने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए होमोजेनिटी प्रिंसिपल थोड़ा सा यूजफुल हो जाता है, राइट। लाइक अगर आपको मान लो कि फोर्स पूछा गया क्वेश्चन में, और जो भी ऑप्शन है आपके पास, उस ऑप्शन में मान लो कि किसी पर्टिकुलर नंबर का मास है, किसी पर बी ऑप्शन में मान लो कि फोर्स का यूनिट है, डी ऑप्शन में मान लो कि आपके पास वेलोसिटी का यूनिट है, और सी ऑप्शन में मान लो कि आपके पास मोमेंटम का यूनिट है, तो यूनिट से आप बता दोगे कि सारे के सारे ऑप्शन जो है वो गलत है एक्सेप्ट द करेक्ट आंसर दैट इज बी, ओके। तो ये पर्टिकुलर चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दिखेंगे, राइट। तो अब तक हमने एडिशन की बात की, सब्सट्रैक्शन की बात की। नाउ अगर आपको मान लो कि स्पेशल फंक्शन आ गए जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है, लॉगरिथम इन्वॉल्व है, एक्सपोनेंशियल इन्वॉल्व है, ओके। लाइक मैं बात करूं टैन, ओके, टैन ऑफ समथिंग, ओके, लॉग ऑफ समथिंग, ई रेज टू पावर ऑफ समथिंग, तो जितने भी ऑफ समथिंग समथिंग वाले टर्म है, ये समथिंग वाले टर्म हमेशा डायमेंशनलेस होने चाहिए, ओके।
तो जो ये इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। तो ये आर्गुमेंट हमेशा स्पेशल फंक्शन के लिए हमेशा डायमेंशनलेस होते हैं। अगर बात करें प्योर नंबर की, फॉर एग्जांपल पाई और ई, ओके, और फॉर एग्जांपल एंगल, तो देखो एंगल क्या होता है, मान लो कि ये एंगल मेरे को पता करना है, तो दिस पर्टिकुलर एंगल आई विल कैलकुलेट एज कि ये पर्टिकुलर सर्कुलर आर्क कितनी है, एस डिवाइडेड बाय द रेडियस। तो थीटा क्या होगा, थीटा होगा, हाय सौरभ, हाउ आर यू, okay, you are bit late, but from next time just be on the time so that maximum advantage you will get, okay, anyway just be there so that the some information you will get. So theta क्या होगा, थीटा होगा s by r। इसका मतलब है सर्कुलर आर्क का लेंथ अपॉन डिस्टेंस का लेंथ। तो लेंथ बाय लेंथ हो गया, इसका मतलब एंगल का जो भी आपका डायमेंशन है ये आएगा डायमेंशनलेस। इसका मतलब मास में डायमेंशन जीरो होगा, लेंथ में डायमेंशन जीरो होगा और टाइम में डायमेंशन जीरो होगा। तो एंगल को क्या क्या लिखूंगा मैं, एंगल को लिखूंगा m0, l0 और t0। अंडरस्टूड। सेम आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो वेलोसिटी बाय वेलोसिटी हो गया, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका भी जो हमारा डायमेंशन आता है वो डायमेंशन आता है डायमेंशनलेस। ओके, देयर इज नो डायमेंशन एसोसिएटेड विद एंगल एज वेल एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, चलो, तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, हम क्विज खेलते हैं। चलो, तो सौरभ बताओ पहला स्टेटमेंट करेक्ट है या सही है। और स्टेटमेंट है ऑल द फिजिकल क्वांटिटी मस्ट हैव यूनिट। जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है सारे क्वांटिटीज को यूनिट होना इंपॉर्टेंट है, मस्ट है। ओके, तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द फिजिकल क्वांटिटी बट विथ इट दिस पर्टिकुलर यूनिट डोंट हैव एनी यूनिट। This particular physical quantity don't have any unit, so this particular statement will be false. Okay, it's not very necessary. So for example refractive index which particularly don't have any unit, right? चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, all the physical quantity must have dimensions. Okay, देखो फिजिकल क्वांटिटी की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एंगल है, एंगल के बारे में हमने अभी बात की थी कि इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात की तो इट इज आल्सो डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये जरूरी नहीं है कि फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हमेशा एग्जिस्ट करे, राइट? सो दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट विल बी अगेन फॉल्स। ओके, दिस विल बी अगेन फॉल्स। थर्ड देखते हैं, थर्ड बोलता है कि ऑल द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव यूनिट मस्ट हैव डायमेंशन। ओके, चलो, तो इसके लिए मैं एग्जांपल लूंगा फॉर एंगल। तो देखो एंगल का जो भी ऐसा यूनिट है वो तो है रेडियन। ओके, बट एंगल का जो डायमेंशन है वो है डायमेंशनलेस। तो ये जरूरी नहीं कि फिजिकल क्वांटिटी का अगर यूनिट एग्जिस्ट कर रहा होगा तो उसका डायमेंशन एग्जिस्ट करे। और स्पेशली जब भी हमेशा याद रखना है फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज वेल एज एंगल, तभी आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा प्रॉपरली। तो थोड़े से एक्सेप्शन होते हैं, उस एक्सेप्शन को याद रखना है। एक एंगल है और एक दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो देखो एंगल के लिए तो हमारा ऐसा यूनिट एग्जिस्ट कर रहा है बट डायमेंशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। गॉट इट? चलो, सो टिल नाउ वी हैव डिस्कस्ड अबाउट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दैट इज होमोजेनिटी प्रिंसिपल। आने वाले क्लासेस में मैं और अच्छे से बताऊंगा व्हेनेवर वी आर डीलिंग विद द डायमेंशन एनालिसिस। ओके, डायमेंशन एनालिसिस में हम सारी की सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होगी। बट आपको एज ऑफ नाउ क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आप जितने भी आपको फिजिकल क्वांटिटीज याद है वो सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटीज उठा लो, उनके आपको डायमेंशन लिखते हुए आना चाहिए। ओके, डायमेंशन फॉर्मूला लिखते हुए आना चाहिए। कैसे लिखना है, उसका फॉर्मूला लिख लेना है या डेफिनेशन से आपको पता करना है कि फॉर्मूला क्या है। उसके बाद जितने भी बेस क्वांटिटीज है उसका फॉर्मूला लिखना है। ओके, और उस पर्टिकुलर होल फॉर्मूलेज को आपको सिंप्लीफाई करना है। इससे आ जाएगा आपका डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, so with that note I will end the class and see you in the next amazing class again for physics, where we are going to deal with important topic that is dimensional analysis. Okay, so bye bye and see you in the next class.